हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आपके। लास्ट क्लास में हमने टाइम सीरीज के अंदर ट्रेंड की कैलकुलेशन करने का सेकंड मेथड कर लिया था, सेकुलर ट्रेंड की कैलकुलेशन करने का। पहला मेथड हमारा था फ्री एंड कर्व था और सेकंड मेथड हम लोगों ने किया था वो था सेमी एवरेज मेथड। दो मेथड हमारे पेंडिंग है, एक मूविंग एवरेज और तीसरा लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो पहले आज हम मूविंग एवरेज को कर लेते हैं और अकॉर्डिंग टू द टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम वी विल डिसाइड कि हमें लीस्ट स्क्वायर मेथड करना है कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो देख लेंगे जैसे भी हमारी टाइम की अवेलेबिलिटी रहेगी। आइए ना एक एग्जाम्पशन के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, assumption regarding ये देखिए, assumption regarding, ध्यान देना जरा इसको, रिगार्डिंग ट्रेंड। ट्रेंड के रिगार्डिंग assumption क्या है, इसको मैं डिवाइड करता हूं दो पार्ट्स में। एक दूसरा, एक पार्ट है सेमी एवरेज की assumption, मेथड, और दूसरा हमारा मेथड है मूविंग एवरेज मेथड, उसकी assumption के बारे में। मूविंग एवरेज मेथड, पहली assumption सेमी एवरेज मेथड के बारे में और दूसरी assumption है मूविंग एवरेज मेथड के बारे में। सेमी एवरेज के बारे में बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपका ये डाटा है, टाइम सीरीज का डाटा है। सेमी एवरेज में हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो ट्रेंड है वो यूं मूव करता है। ये आपका पहला ट्रेंड हो गया और ये आपका दूसरा ट्रेंड हो गया। तो जितना भी पीरियड दिया हुआ होता है सेमी एवरेज में, हम मानते हैं कि ये पूरा का पूरा पीरियड सिर्फ दो ट्रेंड में डिवाइड होता है। हम इसलिए पूरे डाटे को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर इसकी एवरेज ले लेते हैं और फिर इसकी एवरेज ले लेते हैं और वहां से हम लोग ट्रेंड कैलकुलेट कर लेते हैं और प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि जो फ्यूचर में होगा उसको। ये बहुत सिंपलेस्ट assumption है कि हम जो भी डाटा गिवन है, टाइम सीरीज डाटा पास्ट का गिवन है, उसमें उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके हम ये अज्यूम कर लेंगे कि ट्रेंड उतना ही, अगर मान लीजिए 8 साल है तो हम मान के चलेंगे कि जो ट्रेंड है वो 4-4 साल का आएगा। 4 साल का पहला ट्रेंड आएगा, वो खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा ट्रेंड शुरू होगा, नेक्स्ट ईयर का ट्रेंड आएगा। अगर मान लीजिए 10 साल का डाटा है तो वहां पर हम मान के चलेंगे कि दो ट्रेंड है इस पूरे डाटे में, एक 5 साल का सर्कुलर ट्रेंड है और दूसरा 5 साल का दूसरा ट्रेंड है। और मान लीजिए अगर डाटा 20 साल का है तो वहां पर हम मान के चलते हैं सेमी एवरेज पर्पस के लिए कि जो ट्रेंड है वो 10-10 साल के दो ट्रेंड है, पहला पहले 10 साल का ट्रेंड है और अगला दूसरे 10 साल का ट्रेंड है। और अगर मान लीजिए 21 सालों का डाटा है तो हम ये मान के चलेंगे कि पहला ट्रेंड 10 साल का, उसके बाद एक साल कोई ट्रेंड नहीं आएगा और उसका अगला साल फिर 10 सालों का ट्रेंड होगा। तो मतलब इस तरीके की assumptions है और उस ट्रेंड में हम लोग फिर एवरेज निकाल के उस ट्रेंड में जो ऑक्सीलेशंस होती हैं उसको ऑफकोर्स खत्म करते हैं, ट्रेंड का इफेक्ट खत्म करते हैं। और जब ये एवरेज लेने से हम ये मान के चलते हैं कि ट्रेंड पॉजिटिव नेगेटिव रहता है। मतलब ये मैं आपको समझाता हूं थोड़ा और बेटर प्रैक्टिकली ना। ये ट्रेंड ऐसा होता है, एक ट्रेंड कंप्लीट हो गया, यहां पर एक सर्कल कंप्लीट हो गया, दूसरा कंप्लीट हो गया, इसको मैं बोल रहा हूं ट्रेंड। ये पूरे एक सर्कल को, एक सर्कल कंप्लीट जो होता है वो, तो अगर मैं इसकी एवरेज ले लेता हूं तो ऑटोमेटिकली ये जो ऑक्सीलेशंस आई है ना, ये ऑक्सीलेशंस हैं और इधर ये वाली ऑक्सीलेशंस हैं, इसका असर अगर मुझे खत्म करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेनी पड़ेगी और इस तरीके से मैं एवरेज ले लेता हूं। ओके, ये अज्यूम करके एवरेज लेने से क्या होता है, ये प्लस माइनस खत्म हो जाते हैं और जो ऑक्सीलेशन का इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है और सेकुलर ट्रेंड रह जाता है बस। अब ये बहुत ही सिंपलेस्ट assumptions हैं, लेकिन इन रियलिटी चीजें ऐसी नहीं होती हैं। अब हम मूविंग एवरेज की तरफ चलते हैं। मूविंग एवरेज में जो ट्रेंड चलते हैं वो कैसे चलते हैं, देखिए
सेम मूविंग एवरेज के लिए मैं थोड़ा नीचे डायग्राम ले लेता हूं, और ये जो हमारी अजम्पशन है इसी के ऊपर हमारा फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। आपने देखा होगा जो सेमी एवरेज की अजम्पशन है उसी के ऊपर हम लोग पूरे पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और पहले पार्ट का एवरेज ले लेते हैं, फिर दूसरे पार्ट का एवरेज ले लेते हैं, फिर चेंज निकाल के हमें ट्रेंड की कैलकुलेशन, सेकुलर ट्रेंड की कैलकुलेशन कर लेते हैं और फ्यूचर की वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर लेते हैं। देखिए चीजें तब समझ में आती होती हैं जब आप भी उसी स्टेशन पर सोच रहे हो जिस स्टेशन पे मैं बात कर रहा हूं। कई बार क्या होता है कि हम लोग, जब मैं शुरू की क्लासेस लगाता हूं, जैसे इस चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया था और उसके लॉजिक में आपके साथ डिस्कस करता हूं, तो वो लॉजिक के ऊपर आप ज्यादा ध्यान नहीं देते, और बाद में, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का पैटर्न है वो यही रहता है कि पहले मैं पर्पस उस चैप्टर का डिफाइन करता हूं कि मैं उस चैप्टर को क्यों पढ़ा रहा हूं, उसका क्या पर्पस है और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उसी बेसिस के ऊपर मैं आगे की सारी डिस्कशन आपके साथ करता हूं। कुछ बच्चे शुरू की क्लासेस में ध्यान से देखते नहीं है, और बाद में जब थोड़ा डिटेल हो जाता है आगे तो उसको उनका लिंक नहीं बन पाता। रीजन, शुरू में आपने शुरू की क्लास जो होती है वो आपने ध्यान से सुनी नहीं है, उसके ऊपर विचार नहीं किया। आपको शुरू की क्लास का प्रॉपर विचार करना पड़ेगा, तो ही जाकर प्रॉपर सोचना पड़ेगा, तो ही जाकर आपको बाद की फॉर्मूलों की डेरिवेशन, उसके लॉजिक की समझ में आएगी। क्योंकि मैं फॉर्मूला बेस्ड नहीं कराता, मैं लॉजिक बेस्ड कराता हूं, इसलिए कई बार समझने में परेशानी होती है। अगर आपका माइंडसेट नहीं है तो भी आप उस फॉर्मूले के लॉजिक, देखो फॉर्मूला तो आप याद कर ही लोगे, लेकिन उस फॉर्मूले का लॉजिक अगर आपको पता हो तो वो लंबे समय तक, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट कह सकते हो, लंबे समय तक आपको याद रहता है, और फिर आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला ही याद है तो पहली बात तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और आपको उसका पर्पस भी समझ में नहीं आएगा, और आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी भी नहीं दिखा पाओगे। इसलिए मेरे लिए पर्पस और ऑब्जेक्टिव उस चैप्टर का डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है, और मैं वो शुरू की क्लासेस में ही डिसाइड या डिफाइन कर देता हूं। तो जितनी जरूरत ये फॉर्मूला वाली क्लासेस होती हैं, उतनी ही जरूरत शुरू के लेक्चर्स होते हैं, जो हम चैप्टर के शुरू में 1-2 लेक्चर लगाते हैं, या पर्टिकुलरली जो पहला लेक्चर होता है तो आपको उसको भी ध्यान से सुनना होता है। ओके सर, अब मूविंग एवरेज की बात करेंगे। आगे की सारी डिस्कशन उसी के ऊपर चलती है जो हमने शुरू में डिस्कस किया होता है। ये मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज में जो सर्कल होता है वो इस तरीके से होता है, जो ट्रेंड होता है, देखिए ये ट्रेंड है, इसी के अंदर दूसरा ट्रेंड शुरू हो जाएगा, इसी के अंदर तीसरा ट्रेंड शुरू हो जाएगा, इसी के अंदर चौथा ट्रेंड शुरू हो जाएगा। मतलब ये कोई भी ट्रेंड एक दूसरे ट्रेंड के खत्म होने का वेट नहीं करता। जैसे सेमी एवरेज में था कि ट्रेंड ऐसा नहीं होता कि वो एक ट्रेंड के खत्म होने का वेट करेगा और दूसरा ट्रेंड स्टार्ट होगा। इन रियलिटी एक ट्रेंड अपना चल रहा होता है और दूसरा ट्रेंड बीच में शुरू हो जाता है। एक ट्रेंड का एंड आने वाला होता है और दूसरे ट्रेंड का स्टार्ट हो रहा होता है। आप इसको और थोड़े से बेटर वे में ऐसे कर सकते हो। देखो ये आपका पहला ट्रेंड है, मैं सिर्फ अपर साइड दिखा रहा हूं, लोअर साइड नहीं दिखा रहा। ये आपका पहला ट्रेंड है, ये आपका दूसरा, मतलब इस तरीके से ट्रेंड चल रहे हैं। इसी के बीच में अगला ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। ये पहला ट्रेंड है, भाई पहला ट्रेंड खत्म नहीं हुआ होता, इसी के बीच में दूसरा ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, उसी के बीच में तीसरा ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, फिर चौथा हो जाता है, फिर इस तरीके से अगला ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो ये सर्कुलर इस तरीके से चलता है ये फ्लो। एक ट्रेंड खत्म नहीं हुआ होता, एक सर्कल खत्म नहीं हुआ होता कि दूसरा स्टार्ट हो जाता है पहले ही। तो यहां पर जो आप सेमी एवरेज का कंसेप्ट लगा रहे हो ना, वो गलत है। सेमी एवरेज तो ये एज्यूम कर रहा है कि ट्रेंड खत्म हो जाएगा तो जाके नया ट्रेंड शुरू होगा, है ना। सेमी एवरेज तो ये एज्यूम कर रहा है कि ये मैंने सिर्फ ऊपर वाला साइड बनाया है, नीचे वाला साइड बनाऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने इसको बनाया नहीं है, जस्ट आपको लॉजिक ही समझाना है। तो यहां पर क्या होता है, जो ट्रेंड का साइकिल होता है ना, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो एक शुरू होता है और जब वो मिडल में पहुंचता है तो साथ के साथ वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे होता है और नया ट्रेंड शुरू हो जाता है। अब मार्केट में, इकोनॉमी में देखोगे कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक चीज पूरी तरीके से खत्म होती है, एक सिस्टम पूरे तरीके से खत्म होता है और नया सिस्टम बाद में शुरू होता है, नया सिस्टम उसके बीच में ही शुरू हो जाता है।
अब बूम चल रहा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि बूम बिल्कुल खत्म होगा फिर डिप्रेशन स्टार्ट होगा, बूम के बीच में ही डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और जैसे जैसे बूम वीक होता है डिप्रेशन स्ट्रांग होता जाता है, और जैसे डिप्रेशन पीक पे पहुंच जाता है, डिप्रेशन जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसी में बूम स्टार्ट होता है, और बूम के स्टार्ट होने की वजह से ही डिप्रेशन सब्सिडाइज होता है, कम होता है, और फिर सिमिलरली इस तरीके से ट्रेंड चलते रहते हैं। तो ट्रेंड इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं कि एक ट्रेंड खत्म होगा पूरा जीरो हो जाएगा फिर जाके कोई नया ट्रेंड स्टार्ट होगा, इट्स नॉट लाइक दैट। चीजें कंटिन्यू चलती रहती हैं, इसमें ठहराव नहीं आता, इसमें कोई चीज का अंत नहीं होता तब जाके नया चीज शुरू होगी, ऐसा नहीं होता। चीजें अनलिमिटेड इंफिनिटी पीरियड के लिए कंटिन्यू रहती हैं। तो अगर आप यहां पर ट्रेंड को कैलकुलेट करने के लिए सेमी एवरेज का इस्तेमाल करोगे तो गलत होगा, यहां पर हमें यूज करना पड़ेगा मूविंग एवरेज। इस चीज के लिए जो एवरेज लेनी पड़ेगी ना, पहले इस पीरियड की लोगे, फिर इस पीरियड की लोगे, फिर इस पीरियड की लोगे, फिर इस पीरियड की लोगे, इस तरीके से आपको जो एवरेज लेनी पड़ेगी ना मूविंग एवरेज, इसको सॉल्व करने के लिए हम मूविंग एवरेज का कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर मैंने 3 पीरियड की मूविंग एवरेज ली है, मैं मानता हूं कि एक ट्रेंड जब शुरू होता है तो 3 पीरियड में वो खत्म हो जाता है, इट कुड बी 4 ईयर, इट कुड बी 5 ईयर, इट कुड बी 7 ईयर, कितने भी हो सकता है, यानी कि ट्रेंड का जो साइज है वो उतने सालों की आपको मूविंग एवरेज लेनी है। अगर मान लीजिए मैं इस पीरियड को मान के चलता हूं कि 3 साल में ये ट्रेंड शुरू हो रहा है और खत्म हो जाएगा, तो मुझे 3 साल की मूविंग एवरेज लेनी पड़ेगी, फिर अगले ट्रेंड के लिए इन 3 सालों की मूविंग एवरेज लेनी पड़ेगी, फिर अगले 3 सालों के लिए इन 3 सालों की मूविंग एवरेज लेनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए मैं मान के चलता हूं कि जो ट्रेंड है वो 5 सालों का है, मान लीजिए ऐसे है, मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, एक इसी में दूसरा ट्रेंड स्टार्ट हो गया, इसी में तीसरा स्टार्ट हो गया, इसी में चौथा स्टार्ट हो गया, इसी में पांचवा स्टार्ट हो गया, तो मतलब एक ट्रेंड खत्म होता नहीं और दूसरा स्टार्ट हो जाता है। यहां पर आपको मूविंग एवरेज लेनी पड़ेगी, एवरेज से जो ऑक्सीलेशंस होती हैं उनका इफेक्ट खत्म हो जाता है और हमारे पास सिर्फ सेकुलर ट्रेंड रह जाता है। आपको याद है ना कि जो डाटा चलता है वो सेकुलर ट्रेंड के साथ साथ फ्लो चलता है, लेकिन उस डाटे के साथ साथ में इस तरीके से फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, वो फ्लक्चुएशंस बाकी के जो 3 ट्रेंड होते हैं कौन कौन से, एक आपका सर्कुलर हो गया, एक सीजनल हो गया, एक इरेगुलर हो गया, उसके प्रभाव की वजह से ये इस तरीके से फ्लक्चुएशंस आती है। तो हमारा मकसद होता है इन फ्लक्चुएशन को क्या करना, खत्म करना है। हमारा सेकुलर ट्रेंड तो लॉन्ग टर्म रहता है, वो लंबे समय तक चलता है, तो वो जो फ्लक्चुएशंस को कम करने का, अब जो फ्लक्चुएशंस है वो कैसे आती हैं, जो ये फ्लक्चुएशंस आती हैं वो ऐसा नहीं होता कि एक कम होगी फिर दूसरी आएगी फिर तीसरी आएगी, ऐसा नहीं होता, एक के बिटवीन में ही दूसरी शुरू हो जाती है, और दूसरे के बिटवीन में ही तीसरी शुरू हो जाती है, और तीसरे के बिटवीन में ही चौथी शुरू हो जाती है, और चौथे के मतलब इस तरीके से आगे जाके चलते चलते सर्कुलेशन इस तरीके से बढ़ती है कि एक खत्म नहीं होता और दूसरा शुरू हो जाता है। अब यहां पर इस पर्पस के लिए हमें जो ट्रेंड की कैलकुलेशन है वो सेमी एवरेज से नहीं हो पाएगी, यहां पर हमें उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एवरेज निकालने की कैलकुलेशन मूविंग एवरेज से करनी पड़ेगी। अब ये जो मूविंग एवरेज का पीरियड होगा वो इनिशियल ट्रेंड का पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा एक ट्रेंड सिंगल ट्रेंड 3 साल चलता है, हालांकि उसके बीच में दूसरे ट्रेंड शुरू हो जाते हैं, बट एक सिंगल ट्रेंड को कंप्लीट होने के लिए 3 साल लगते हैं, तो 3 ईयर मूविंग एवरेज हो जाएगा। अगर एक सिंगल ट्रेंड को कंप्लीट होने के लिए 4 साल लगते हैं तो 4 ईयरली मूविंग एवरेज हो जाएगा, और अगर एक सिंगल ट्रेंड को कंप्लीट होने के लिए 5 साल लगते हैं तो वहां पर 5 ईयरली मूविंग एवरेज हो जाएगा। तो मतलब डिपेंड करता है कि एक सिंगल ट्रेंड को कंप्लीट होने के लिए कितने साल लगते हैं, हालांकि उसके बीच में ही बाकी के ट्रेंड शुरू हो जाते हैं, बट हमें जो मूविंग एवरेज निकालोगे ना उस नंबर ऑफ ईयर्स को कंसीडर करके निकालोगे जितना ईयर्स एक ट्रेंड को कवर करते हैं। तो इट कुड बी 3 ईयर, इट कुड बी 4 ईयर, इट कुड बी 5 ईयर, इट कुड बी 6 ईयर, इट कुड बी 7 ईयर, इट कुड बी 8 ईयर, इट कुड बी 9 ईयर, बट इतने नहीं होते, नॉर्मली 3 या 5 ईयर का ट्रेंड कैलकुलेट होता है। मूविंग एवरेज समझ में आया, क्या इसका लॉजिक क्या है? ओके सर, आइए अब हम इसको कैलकुलेट करना सीखते हैं। पहले मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा दूं, उसके बाद आगे चलेंगे।
मूविंग एवरेज, मेथड of calculation of secular trend. ओके ओके सर, डाटा ले लेता हूं मैं आपके सामने। यहां पे ईयर है 1 2 3 4 5, यहां पर भी मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, ऑड नंबर ऑफ ईयर्स और इवन नंबर ऑफ ईयर्स। odd number of years, फाइव सिक्स सेवन, नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पर, तो मैं 3 ईयरली मूविंग एवरेज ले रहा हूं। मान के चल रहा हूं कि जो आपका जो सर्कल है, एक ट्रेंड है, वो 3 साल में कंप्लीट हो जाता है। पहले करूंगा 3 ईयरली मूविंग टोटल, 3 ईयरली मूविंग टोटल। क्लियर? ये थोड़ा ज्यादा बेटर हो जाता है। कैसे, मैं बताता हूं। देखो 3 ईयरली मूविंग टोटल लेंगे, मैं मान के चलता हूं कि एक ट्रेंड है वो 3 साल में कंप्लीट होता है, एक ट्रेंड। हालांकि उसके बीच में दूसरे ट्रेंड शुरू हो जाते हैं, लेकिन एक सिंगल ट्रेंड को, ऑक्सीलेशन को कंप्लीट होने के लिए 3 साल लगते हैं। प्लस और माइनस वाली ऑक्सीलेशन पूरी, उसको रिवर्स होने में 3 साल का पीरियड लग जाता है। मतलब ये वाली बात कर रहा हूं कि एक यहां से लेके यहां तक का जो ट्रेंड आता है, एक कंप्लीट ट्रेंड, हालांकि इसके बीच में ही दूसरे ट्रेंड भी शुरू हो जाते हैं, इसके बीच में ही तीसरे ट्रेंड भी शुरू हो जाता है, इसी के बीच में चौथा ट्रेंड शुरू हो जाता है, लेकिन एक सिंगल सर्कल को पूरा होने के लिए आपको जो 3 साल लगते हैं, तो यहां पर एवरेज जो लेनी है वो 3 साल की लेनी है। याद रखना, एवरेज इसलिए ली जाती है ताकि आप इस ऑक्सीलेशन, यानी कि ये वाला जो ऑक्सीलेशन है, इसका असर खत्म किया जाए और सिर्फ लीनियर ट्रेंड रह जाए हमारे पास, सिर्फ सेकुलर ट्रेंड रह जाए। जो ऊपर और नीचे का डाटा आता है ना, वो उसका जो प्रभाव है वो खत्म हो जाए, इसलिए हम लोग ये करते हैं, एवरेज लेते हैं। तो एवरेज उतने ही ईयर्स की लेनी चाहिए होती है जितने का ट्रेंड बनता है। अगर आप उसे कम ज्यादा की लोगे तो हमारा जो न्यूट्रलाइज करने का जो पर्पस होता है एवरेज लेके, कि ट्रेंड, बाकी के ट्रेंड को न्यूट्रलाइज कर देंगे, उनके असर को कम कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उतने ही पीरियड की एवरेज लेते हैं जितना हम लोग ट्रेंड अज्यूम करते हैं। तो 3 साल है, 3 साल का एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है पूरा ट्रेंड, तो इसके लिए हमें 3 साल की एवरेज लेनी पड़ेगी। अब 3 साल का आपने टोटल करना है, तो कितना हुआ, टोटल करके बीच में लिखोगे आप 6। अब क्योंकि ये मूविंग एवरेज है, तो एक ट्रेंड खत्म नहीं हुआ, अगला शुरू हो जाएगा बीच में, तो ये 3 साल की आपने एवरेज लेनी है। मूविंग एवरेज का मतलब ही है कि ट्रेंड खत्म होने से पहले पहले दूसरा ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है ना? इसलिए आपको मूविंग एवरेज लेनी है, आपको सेमी एवरेज नहीं लेनी। तो अगले 3 का ट्रेंड लेंगे हम लोग, कितना हो गया 9, इसकी एवरेज 9 आ गई। फिर अगले 3 की एवरेज लोगे, मूविंग एवरेज, क्योंकि एक ट्रेंड खत्म नहीं हो रहा, बीच में दूसरा, एक सिंगल ट्रेंड को कंप्लीट होने में पूरे 3 साल लगते हैं, लेकिन उसके कंप्लीशन से पहले पहले ही दूसरे ट्रेंड शुरू हो जाते हैं, इसलिए हम लोग मूविंग एवरेज की तरफ जा रहे हैं। ये जो बातें मैं बता रहा हूं ना, ये कहीं किताब में और किसी चीज में नहीं लिखी होती हैं, ये सिर्फ लॉजिक है। लॉजिक समझने पड़ेंगे आपको, उतना ज्यादा आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनता है जितने आप लॉजिक समझते हो। आपको मालूम है, कभी सोच के देखना कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट क्यों होता है, क्यों आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ज्यादा पसंद होता है और क्यों दूसरा पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको कम पसंद होता है। उसका सिंपल एक ही रीजन होता है कि आपको उस सब्जेक्ट के लॉजिक क्लियर होते हैं जो आपको ज्यादा पसंद है, और जिस सब्जेक्ट के आपको लॉजिक क्लियर नहीं होते वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कभी भी नहीं हो सकता। तो प्रॉब्लम आप में कम और टीचर्स में ज्यादा रहती है कि टीचर्स, जब आपका बेस बिल्डअप हो रहा होता है तो सब्जेक्ट के लॉजिक क्लियर नहीं कर पाते। अगर वो लॉजिक क्लियर कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका वो सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है। आपने देखा होगा कई बच्चों का साइंस फेवरेट था,
इसलिए वो नॉन मेडिकल में चले गए। वो साइंस इसलिए फेवरेट रहा क्योंकि जब साइंस की शुरुआत हुई थी यानी कि 8th 9th 10th में, तब उनका बेस बहुत स्ट्रांग बन गया था। उनको लॉजिक्स जो रिक्वायर्ड लॉजिक्स थे, बेसिक्स थे, वो वहां पर उनको क्लियर हो गए थे। और जो बच्चे उस समय लापरवाह करते रहे या टीचरों ने ध्यान नहीं दिया या टीचरों ने लॉजिक क्लियर नहीं किए, तो उन बच्चों का साइंस कभी भी बेटर नहीं हुआ, कभी भी बेटर नहीं होगा। बाद में जाकर आप सब्जेक्ट को कभी भी इंप्रूव नहीं कर सकते। सिमिलरली कुछ बच्चों का मैथ बहुत स्ट्रांग होता है, और मैथ स्ट्रांग होने का मकसद यही होता है कि जब 5th 6th से मैथ, मतलब आप समझो 5th 6th से पहले की बात कर रहा हूं, 3rd 4th से जब आप मैथ पढ़ना शुरू करते हो तो तभी से धीरे धीरे लॉजिक बिल्डअप होते हैं, और आप एवरी क्लास में आपने मैथ के लॉजिक को बिल्डअप किया और सॉल्व नहीं किया। मैं सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा, लॉजिक बिल्डअप करने की बात कर रहा हूं। धीरे धीरे आपने लॉजिक बिल्डअप किया और अप टू 10th तक आपके लॉजिक इतने बिल्डअप हो गए कि आपको चीजें बहुत ईजी लगने लगी मैथ्स में, क्योंकि आपके लॉजिक स्ट्रांग थे, तो आपका मैथ्स फेवरेट हो जाता है। लेकिन अगर आप बाद में 6th 7th 8th 5th 4th 5th 6th 7th में ध्यान नहीं देते और 8th 9th में आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका मैथ स्ट्रांग हो जाए, आपका कभी मैथ स्ट्रांग नहीं होगा जब तक आपका बेस ठीक नहीं होगा। हर सब्जेक्ट में ऐसा ही होता है। तो जो भी सब्जेक्ट आपके फेवरेट रहते हैं, उन सब्जेक्ट में सिंपल सा एक ही कारण होता है उसका, कि आपने जब वो सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था तो बड़े ध्यान से पढ़ा था, बहुत ध्यान से लॉजिक क्लियर किए थे। जैसे ही आप उसको बड़े ध्यान से करते हो तो आपको वो बाद में चीजें समझ आने लग जाती हैं, और जब चीजें समझ आने लग जाती हैं तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट बन जाता है और आपका वो सब्जेक्ट फेवरेट हो जाता है। उसमें आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, उसमें आप खोज कर सकते हो, उसमें आप नई नई चीजें निकाल सकते हो, आप अपने लॉजिक लगा के उन चीजों को सॉल्व कर सकते हो, तो वह आपका फेवरेट बन जाता है। ये नए चैप्टर के केस में भी होता है और नए सब्जेक्ट के केस में भी होता है। इसलिए जब स्टैट्स की शुरुआत हुई थी, मैंने कभी भी ये प्रज्यूम नहीं किया कि आपको ये इतना आता होगा। मैंने हमेशा ये प्रज्यूम किया है कि आपको पहले नहीं आता और आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, आप स्टैट्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। मैंने बिल्कुल भी एजम्पशन नहीं लिया है, ताकि अगर आप पुराना छोड़ भी चुके हो, अगर आपको नहीं भी याद, यहां पर आके आप बेसिक से स्टार्ट करोगे तो चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होने लग जाएंगी। टाइम जरूर लगता है, देखो फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करना इजी है, कम समय लगता है इनिशियली, लेकिन लॉजिक क्लियर करना थोड़ा सा कई बार डिफिकल्ट होता है, दिमाग लगाना पड़ता है, बैठ के सोचना पड़ता है। लेकिन एक बार आपको चीजों का लॉजिक क्लियर हो जाता है ना, उसके बाद वो हमेशा आपके लिए साथ रहता है। फॉर्मूला कभी भूल जाओगे लेकिन लॉजिक कभी जिंदगी भर नहीं बोलोगे, सारी जिंदगी के लिए आपका वो मेमोरी का पार्ट, नॉलेज का पार्ट बन जाता है, हमेशा के लिए, इन्फिनिटी पीरियड के लिए, जब तक जिंदा हो। तो ऑफकोर्स आपको वो मेहनत करनी चाहिए जो इन्फिनिटी पीरियड तक याद रहती है। हमारे पास पता क्या होता है, हम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसको रट्टा मारते हैं, पास हो जाते हैं, अगली क्लास में फिर वही सब्जेक्ट दोबारा पढ़ते हैं, क्योंकि हमें याद नहीं होता। हम कभी भी अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाते। इंप्रूव तब होता है जब पुराना पढ़ के उसको इतना स्ट्रांगली बिल्डअप कर लिया कि दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट बार हम नया पढ़ेंगे, उससे अगली बार आप फिर नया पढ़ते हो। आपने देखा होगा लोग जब ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद वो बैंक्स वगैरह की तैयारी करते हैं, जॉब्स की तैयारी करते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर्स की तैयारी करते हैं, मतलब एग्जाम्स होते हैं, एसएससी वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, वहां पर आप रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मैथ, इंग्लिश की कोचिंग लेते हो। ये वही कोचिंग होती है जो 10वीं तक पढ़ाई जाती है। हमने 10वीं तक ध्यान से नहीं पढ़ा होता, इसलिए हमें दोबारा कोचिंग की जरूरत पड़ती है। हम दोबारा से बैठ के उन्हीं 10वीं तक की रीजनिंग की, 10वीं तक के मैथ की, 10वीं तक की इंग्लिश की, 10वीं तक की हिस्ट्री की, 10वीं तक की ज्योग्राफी की दोबारा से तैयारी करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। टाइम भी स्पेंड करते हैं, मनी भी स्पेंड करते हैं। लेकिन जो लोगों ने 10वीं तक बहुत ध्यान से और बहुत डिटेल से पढ़ा होता है, उनको दोबारा कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो उसी नॉलेज के बेसिस के ऊपर, या अगर वो कोचिंग लेते भी हैं तो नई चीजों की कोचिंग लेते हैं। अगर वो कोचिंग ले भी रहे हैं तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो नई चीजों की कोचिंग ले रहे हैं, वो पुरानी चीजों को रिपीट नहीं कर रहे हैं। सिमिलर होता है इंग्लिश के केस में, हम लोग 12 साल इंग्लिश पढ़ लेते हैं लेकिन उसके लॉजिक नहीं समझते हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और इसलिए हमारी इंग्लिश कभी भी इंप्रूव नहीं होती। और जब कभी बाहर जाना होता है, कभी कभी एग्जाम देना होता है, तो हम इंग्लिश को दोबारा से पढ़ते हैं। अब आप देखो फाउंडेशन में जो बेसिक्स आप इंग्लिश के पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं पहले पढ़े हुए होते हैं, ऑफकोर्स थोड़ा ज्यादा पढ़ रहे हो, लेकिन वो पढ़े होते हैं, हम उसे रिपीट करते हैं। अब जिन बच्चों ने वो पहले पढ़ा हुआ है तो उनको उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं होती है। जिन बच्चों ने उस समय रट्टा मारा होता है, उनको दोबारा फिर से फोकस करने की, टाइम स्पेंड करने की, मनी स्पेंड करने की जरूरत पड़ जाती है। इसलिए सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ो कि दोबारा ना पढ़ना पड़े। लेकिन हमारा एक रूटीन है कि हम लोग कभी भी लॉजिक को क्लियर करने के पर्पज से नहीं पढ़ते हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि
एग्जाम क्लियर हो जाए चाहे जैसी मर्जी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इस वजह से हम कभी इंप्रूव नहीं हो पाते हैं। नॉलेज का मतलब, एजुकेशन का मतलब इंप्रूवमेंट है, डिसीजन मेकिंग में इंप्रूवमेंट है कि आपकी नॉलेज जो है आपके दिमाग में घुसे और आपको एक बेटर डिसीजन मेकर बनाए। वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। नॉलेज का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आपको डिग्री मिल जाएगी तो आप नौकरी करने लग जाओगे, आपको चीजें पता लग जाएंगी। वो चीजें, अच्छी नौकरी, अच्छा काम, अच्छा बिजनेस तभी सेटअप होगा जब आप एजुकेशन से नॉलेज प्राप्त करोगे, अपने आप को बेटर करोगे, नई नई चीजें पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि एक चीज पढ़ ली और फिर भूल गए, और एक चीज पढ़ ली फिर भूल गए, उसी को बार बार पढ़ते गए। ऐसा करने की जरूरत नहीं है अगर एक ही बार में आपने टाइम स्पेंड कर लिया। याद रखना, मैं स्टैट्स यहां पे करा रहा हूं। इन बच्चों ने यहां के लॉजिक क्लियर कर लिए, ऑटोमेटिकली उनको इंटर में मदद मिलेगी और फिर उनको सीए फाइनल में भी मदद मिलेगी और प्रैक्टिकल लाइफ में भी मदद मिलेगी। अगर आप पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट वगैरह में जाना चाहते हो तो ये स्टैट्स की नॉलेज आपको बहुत काम करेगी। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में प्रैक्टिकली काम करना चाहते हो तो इस सब्जेक्ट की नॉलेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, काम करेगी। बट इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप पेपर पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो इंटर में जाकर फिर से फंसोगे, चीजें दोबारा से सीखनी पड़ेगी, और फिर फाइनल में जाकर और ज्यादा फंस जाओगे, चीजें दोबारा से लॉजिक क्लियर करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप अभी से लॉजिक क्लियर कर लोगे तो आपको इसकी मदद, आप समझो कुछ पार्ट आपने इंटर का अभी पढ़ लिया, कुछ पार्ट फाइनल का आपने एक दो टॉपिक अभी से ही सीख लिए हैं, तो ये समझ के चलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आइए वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो हम बात कर रहे हैं मूविंग टोटल की। 3 साल का मैंने माना कि पूरा सर्कल कंप्लीट होता है, ये मैंने मान लिया, और साथ में मैंने ये भी मान लिया कि इसी एक ट्रेंड के कंप्लीट होने से पहले, एक सर्कल के कंप्लीट होने से पहले पहले दूसरे सर्कल शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैं मूविंग ले रहा हूं। आगे चलते हैं, अगले 3 सालों का 15 आ गया। अच्छा, ये कितना बना था? 12, ये बना 15। सॉरी, मैंने डाटा तो लिया नहीं, ईयर का ही करता जा रहा हूं, सॉरी। सेल है, वेरिएबल तो लिया ही नहीं। 10, 12, 10, 15, 18, 15, 20, ये आपकी सेल है। और ये 3 ईयरली मूविंग एवरेज से आपको कैलकुलेट करना है। ये अजम्पशन है कि ये जो ट्रेंड है वो 3 साल में अपने आप को रिपीट कर लेता है, और विद इन ट्रेंड नए ट्रेंड शुरू हो जाते हैं, विद इन सर्कल नए ट्रेंड शुरू हो जाते हैं, इसलिए मूविंग एवरेज लेना है। तो ये 3 ईयरली मूविंग टोटल, थ्री ईयरली मूविंग टोटल कितना बना देखो? 32। मूविंग एवरेज, मूविंग टोटल, बीच में ट्रेंड शुरू हो गया 37, 43, फोर्टी एट, 53। अब आगे नहीं हम चल पाएंगे, आगे का डाटा हमें नहीं पता। अब इसकी एवरेज ले लेते हैं। एवरेज लेना मैंने आपको बता दिया क्यों जरूरी है। 3 ईयरली मूविंग एवरेज, तीन का है तो 32 3 ईयर्स का टोटल है, तो 3 से डिवाइड कर दो, 10.6667, 37 को 3 से डिवाइड कर दो, इट बिकम 12.33, 43 को 3 से डिवाइड करोगे तो इट बिकम 14.33, और 48 को 3 से डिवाइड करोगे इट बिकम 16,
देन 53 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे इट बिकम 17.66। तो इस तरीके से ट्रेंड आपका चलता जाएगा, यही आपकी YC है। यहां पर ये आपकी लाइन बन जाएगी, आप इसको ग्राफिकली प्रेजेंट कीजिए तो आपका ट्रेंड की लाइन ये बन जाएगी। मैं आपको बना के दिखाता हूं ग्राफिकली इसको, या कोई डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके पास इतने सारे पॉइंट्स आ जाते हैं कि आप ग्राफिकली से जब प्लॉट करोगे तो बड़ी इजीली आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और जब आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी तो फिर आप आगे के साल को वैसे ही प्रिडिक्ट कर सकते हो जैसे सेमी एवरेज में किया था। तो सर ग्राफिकली तो हम बना लेंगे, ठीक, मैं मान के चल रहा हूं कि ग्राफिकली आप बना लोगे इसको, सेम सेमी एवरेज की तरह ही बनेगी। तो चलें आगे। ओके सर, ये आपका 3 ईयरली मूविंग टोटल था। यहीं पर आपका 4 ईयरली मूविंग भी हो सकता है, 5 ईयरली मूविंग भी होता है। सर एक बार 4 ईयरली मूविंग एवरेज का भी बता दो। चलिए हम 4 ईयरली मूविंग एवरेज के ऊपर भी चलते हैं। अनदर एग्जांपल, ये आपका एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 2, यहां पर ईयर है 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए सेल दे रखी है रुपीज में 10 15 20 10 18 30 25 40। ये आपकी सेल दे रखी है, आपको निकालना है 4 ईयरली मूविंग, 4 ईयरली मूविंग टोटल। अब आप देखो 4 साल का हम ट्रेंड मान के चल रहे हैं कि यहां पे 4 साल का है, 4 ईयरली तभी आया है, 4 साल का ट्रेंड मान रहे हैं। तो यहां इसका मिडल कहां आएगा, यहां मिडल में दिखाना है आपने। तो कितना बनेगा जोड़ के देखते हैं, 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 10 इट बिकम 55। ये आपका आ गया 55। अब मूविंग है तो इसका मतलब अगला ट्रेंड बीच में ही शुरू हो जाएगा। तो आइए अगले जो ट्रेंड का साइकिल रहेगा वो ये रहेगा, 15 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 18 इट बिकम 63। इसके मिडल में दिखाएंगे, क्योंकि साइकिल के मिडल में ही दिखाओगे ना उसको, ट्रेंड को प्रेजेंट करोगे। एवरेज ले रहे हो तो साइकिल के मिडल में ही उसको प्रेजेंट करोगे। तो साइकिल 4 है तो 4 साल का मिडल 2 पॉइंट, इधर से भी 2 साल, इधर से भी 2 साल, बीच में आ जाएगा। आगे चलते हैं, 20 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 30 डिवाइड बाय 4, 19, सॉरी 4 नहीं करना आपने, डिवाइड नहीं करना, अभी तो टोटल ले रहे हैं। 20 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 30 इट बिकम 78। 78 हो गया। आगे चलते हैं, 10 प्लस 18 10 प्लस 18 प्लस 30 प्लस 25 83। द्वारा 10 प्लस 18 प्लस 30 प्लस 25 इट्स 83। 83। सिमिलरली 18 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 40 इट बिकम 113। तो इस तरीके से आपके ट्रेंड 4 ईयरली हो गए हैं। क्लियर। अब इसको ना सेंटर पे लाना पड़ेगा, मेन ईयर पे तो लाना ही पड़ेगा। ठीक है, 4 ईयरली मूविंग
टोटल सेंटर्ड कर रहे हैं, अब सेंटर पर लेके आ रहे हैं। हाँ जी, तो सेंटर्ड करना है, आप अपने सेंटर करने के लिए इसको टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए इसका टोटल करते हैं सेंटर करने के लिए, क्योंकि मेन ईयर में ही आपको दिखाना पड़ेगा। तो आप इसको जोड़ते हैं, इसको बोलते हैं 4 ईयरली मूविंग टोटल सेंटर्ड, मतलब आप सेंटर में लेके आ रहे हो, क्योंकि ये मिडिल ऑफ द ईयर में आ रहे हैं ना इन्फॉर्मेशन, तो मैं सेंटर पे लेके आनी है, क्योंकि डाटा में ईयरली चाहिए, सेंटर का नहीं चाहिए। 55 प्लस 63 जोड़ के आएगा 118, क्योंकि आप देखो ना जो ऑड नंबर का मूविंग एवरेज है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब इवन नंबर का मूविंग एवरेज आएगा तो वो डाटा जो है वो टोटल करोगे वो सेंटर में चला जाएगा उस साइकिल के, और सेंटर पे जो साइकिल का होगा वो कोई ईयर फॉल नहीं करेगा वहां पर, तो फिर फर्दर उसको जोड़ के सेंटर पे लाना पड़ेगा, ठीक है। इवन में प्रॉब्लम आती है, ऑड में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर इसका टोटल करते हैं दोनों का, ये भी इसके सेंटर में यानी कि 4th ईयर में आ जाएगा। अगर आप प्रैक्टिकली देखो ये 3rd ईयर में आ गया, ये 4th ईयर में आ जाएगा। 63 प्लस 78 इट बिकम 141, ये आपका 5th ईयर का डाटा आ जाएगा। 78 प्लस 83 इट्स 161, उसके बाद 83 प्लस 113 ये 6th ईयर का आ जाएगा। 83 प्लस 113 196। फिर फर्दर अब हम निकालेंगे एवरेज, 4 ईयरली मूविंग एवरेज। अब देखो पहले हमने 4 सालों को जोड़ा, फिर फर्दर 2 साल को और जोड़ लिया, तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा ना आपको। 4 से देखो, समझ रहे हो ना मेरी बात, पहले आपने 4 साल को जोड़ा, 4 साल के जोड़ के आपने इन 4 सालों को जोड़ा, फिर इन 4 सालों को जोड़ा, फिर आपने इन 4 सालों को जोड़ा, फिर आपने इन 4 सालों को जोड़ा, फिर आपने इन 4 सालों को जोड़ लिया, जोड़ के आपका आ गया टोटल। अब ये जो ईयर थे, ये जो डाटा आ रहा है, आपने मिडिल ऑफ द साइकिल प्लॉट किया तो ईयरली डाटा नहीं पता चल रहा है, ये मिडिल ऑफ द ईयर में हमें टोटल पता लग गया। उसको फर्दर मेन ईयर में लाने के लिए हमने फर्दर उसको जोड़ दिया, 2 से 2 डाटे को जोड़ दिया। तो अब आपको एवरेज निकालने के लिए 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए 8 से डिवाइड करते हैं। 118 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 8, 118 डिवाइड बाय 8, ये आपके पास आएगा 14.75। दूसरा 141 डिवाइड बाय 8, 17.625। 161 डिवाइड बाय 8, 20.125। 196 डिवाइड बाय 8, 24.5। तो दिस इज योर एवरेज, ईयरली एवरेज। अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और स्ट्रेट लाइन से आपने क्या करना है, आगे के ईयर्स को एस्टिमेट कर लेना है। तो दिस इज ऑल अबाउट मूविंग एवरेज मेथड। आइए इसको पढ़ लेते हैं। आपको ये समझ में आ गया ना, ये मान लीजिए ये आपका कॉलम नंबर 3 है, तो 3 कॉलम को आपने डिवाइड 8 से करना है, याद रखना। ओके सर। 8 से क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि वो 2 बार जोड़ लिया, एक बार 4 को जोड़ा, फिर फर्दर उन 4 बारों को फिर से 2 डाटे को जोड़ लिया, यानी कि 8 सालों का जोड़ हो गया बेसिकली, समझ रहे हो ना, एट ए टाइम 8 सालों का जोड़ हो गया, तो इसलिए 8 से डिवाइड किया। ओके सर, मेन ईयर में भी आ गए और हमारी एवरेज भी आ गया। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ये रहा मूविंग एवरेज। Moving average is an average of fixed number of items known as period, which moves through a series by dropping the first item of a previously average group and adding the next item in the each successive average। पिछले साल को छोड़ देते हैं और अगले को जोड़ लेते हैं, क्योंकि बीच में ही हमारा अगला साल का ट्रेंड सर्कल शुरू हो जाता है। देखो यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं बताया, सिर्फ बता दिया करना कैसे है।
कैसे करना है कि पिछले साल को छोड़ते जाइए और अगले साल को ऐड करके अगली एवरेज निकाल लीजिए, फिर उसको भी छोड़ दीजिए और अगले एक साल को ऐड करके उसकी एवरेज निकाल दीजिए। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कारण क्या है, यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ। क्लियर? मैंने आपको बता दिया पहले ही। द वैल्यू सो कंप्यूटेड इज कंसीडर्ड द ट्रेंड वैल्यू फॉर द यूनिट ऑफ टाइम फॉलिंग एट द सेंटर ऑफ द पीरियड यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ द एवरेज। यानी कि जो आएगा, वो जो वैल्यू आएगी टोटल करके उसकी एवरेज लेके, वो उस सेंटर वाले ईयर की वैल्यू मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? ट्रेंड वैल्यू मानी जाएगी सेंटर वाले ईयर की। तो हम भी वही करते हैं, एवरेज लेते हैं और उसको फिर 4 से, अगर 4 सालों का मूविंग एवरेज है तो 4 से, अगर 3 सालों का मूविंग एवरेज है तो 3 से डिवाइड करके हम सेंटर पे ले जाते हैं। तो सेंटर ईयर की ट्रेंड वैल्यू मान ली जाती है। तो हम भी यही कर रहे थे। इसके पीछे का कारण भी मैंने आपको बता दिया। इन केस ऑफ ऑड पीरियड, ये भी मैंने आपको बताया हुआ, पढ़ लेना आप, सारी डिटेल मैंने आपको डिस्कस कर दी है। क्लियर? ये आपके सामने देखिए 3 ईयरली मूविंग का एग्जांपल दिया हुआ है। ये ईयर्स दे रखे हैं, ये आपकी वेजेस दे रखी हैं। पहले 3 ईयरली मूविंग टोटल ले लिया, देखो यहाँ प्लॉट कर दिया, फिर अगले 3 सालों का टोटल लिया, यहाँ प्लॉट कर लिया, अगले 3 सालों का टोटल लिया, यहाँ प्लॉट कर लिया, अगले 3 सालों का टोटल आपने यहाँ प्लॉट किया, उससे बाद अगले 3 सालों का आपने यहाँ, उससे अगले 3 सालों का यहाँ, एंड उससे अगले 3 सालों का यहाँ। प्लॉट करने के बाद 3 से डिवाइड कर करके आपने ईयरली वैल्यूज निकाली है। ईयरली ट्रेंड आगे, सेंट्रल ईयर के ट्रेंड आगे। 3 साल का जो सेंट्रल ईयर है वो 2005 है पहले का, फिर अगले का 2006 है, अगले ट्रेंड का 2007 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 11, सॉरी हाँ यहाँ तक 11 तक ही चलेगा। क्लियर? इस तरीके से हमारे पास एनुअल ट्रेंड की वैल्यू आ जाती है सेंटर वाले ईयर की। ओके जी। 4 ईयरली का भी मैंने बताया हुआ है, ये देखो सेंटर वाला 2 ईयर मूविंग टोटल कॉलम सेंटर्ड 4। इन्होंने क्या किया, इसको जोड़ा, ये आ गया। पहले क्या किया, 4 साल का डाटा लिया है, देखो ठीक, इसके मिडल में लिख दिया। अगले 4 साल का लिया, इसके मिडल में लिख दिया। अगले 4 साल का लिया, इसके मिडल में लिख दिया। अब आपको देखो, अब आपको लॉजिक भी क्लियर है, इस वजह से आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको लॉजिक क्लियर ना हो तो आपको यही नहीं समझ में आएगा कि हम ये कर क्यों रहे हैं। इसलिए मैंने आपको लॉजिक बता रहा हूं। उसके बाद अगले 4 सालों का लिया, ठीक, और सिमिलरली यहां पर ये आ जाएगा। अब आपको क्या प्रॉब्लम है? अब प्रॉब्लम ये है कि सेंटर में नहीं है, तो फिर हमने इसको टोटल कर दिया। देखो सेंटर में लाने के लिए, अब देखो ये 2007 की फिगर आ गई, ये 2008 की फिगर आ गई, फिर हम लोगों ने जोड़ा, ये 2009 की फिगर आ गई, फिर हमने जोड़ा, ये 2010 की फिगर आ गई। अब ये टोटल है, इसकी एवरेज लेने के लिए अब देखो इसको हमने 8 से डिवाइड किया, चेक कर लो, 8 से डिवाइड करके ये आया हुआ है 10,390 डिवाइड बाय 8, तो 1298.75, बिल्कुल सही है। 8 से डिवाइड करके हमने ये निकाल लिया। ओके सर, तो वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया। इसको आप डायग्राम में प्लॉट कीजिए और फिर आपकी ट्रेंड लाइन बन जाएगी। ये वैसी मेथड है। चलते हैं आगे। कैलकुलेट 5 ईयरली मूविंग एवरेज, ये 5 ईयरली निकाला हुआ है तो खुद कर लेना, ये आपका होमवर्क है। क्लियर? लास्ट मेथड पे चलते हैं, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, चौथा मेथड हमारा। आइए, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट स्क्वायर का मेथड देखना, हमने समझना है। देखिए लीस्ट स्क्वायर में हम ना एक इक्वेशन तैयार करते हैं कि जो y होता है ना वो ऑलवेज x पे डिपेंड होता है। आपको मालूम है x ईयर होते हैं। ये आपका एनुअल चेंज निकालना है हमने कि एनुअली डाटा कितना चेंज हो रहा है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इंटरसेप्ट है, और ये आपका y की वैल्यू आ जाएगी, y वेरिएबल है यहां पर। इस इक्वेशन को बनाएंगे और जैसे जैसे x की वैल्यू भरते जाएंगे वैसे वैसे y की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि आपको ये इक्वेशन तैयार करनी है लीस्ट स्क्वायर मेथड में, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। आपको याद है ये इक्वेशन हम लोगों ने रिग्रेशन एनालिसिस में भी किया था, y ऑन x। हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि x जो है वो इंडिपेंडेंट है। ऑफकोर्स x क्या होंगे, ईयर होंगे। मैंने आपको बोला था
कि टाइम सीरीज में हम x को ईयर मानते हैं और वेरिएबल को y मानते हैं, तो वेरिएबल ईयर पे डिपेंड होगा, तो y ऑन x की इक्वेशन बन जाएगी। a आपका स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से आप स्टार्ट करोगे, और b आपका एनुअल चेंज है कि डाटे में एनुअली कितना चेंज आ रहा है, और एनुअली चेंज से ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली आपको एनुअल चेंज पता लग जाएगा, तो उसमें जो सर्कुलेशन है ना ट्रेंड्स की वो खत्म हो जाएगी, यानी कि नॉन लीनियर में से लीनियर रिलेशन ढूंढ लेंगे। ये लाइन का मकसद यही है ना कि आपके पास नॉन लीनियर डाटा होता है, उसमें बहुत सारे अदर ट्रेंड भी जुड़े हुए होते हैं, जिसमें मैंने बोला था सर्कुलर ट्रेंड हो सकते हैं, सीजनल ट्रेंड जुड़े हुए होते हैं, जिसमें आपके पास इरेगुलर ट्रेंड भी जुड़े हुए हैं। उनका जो मिलके कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो होता है उनका मिलके आपकी डाटे को आगे लेके जाता है, लेकिन आपने उसमें से लीनियर ढूंढना होता है क्योंकि सेकुलर ट्रेंड लीनियर होगा, है ना, तो उसको लीनियर को ढूंढना होगा। तो यहां पर हम रिग्रेशन एनालिसिस का इस्तेमाल कर लेंगे। याद होगा रिग्रेशन एनालिसिस में हम लोग नॉन लीनियर डाटे में से लीनियर रिलेशन को ढूंढते हैं, एक पे एक्स ऑन वाई जिसमें एक्स वेरिएबल वाई पे डिपेंड होता है, और दूसरा वाई ऑन एक्स ढूंढ लेते हैं जिसमें वाई वेरिएबल एक्स पे डिपेंड होता है। बट यहां पर हमें सिर्फ वाई ऑन एक्स ढूंढना है। वाई ऑन एक्स क्यों ढूंढना है? क्योंकि यहां पर जो वाई है वो डिपेंड है और एक्स हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि एक्स जो है वो तो पहले ही लीनियर में है। एक्स तो ईयर है, ईयर को आप बदल नहीं सकते, ईयर तो सेम रहेगा, वेरिएबल चेंज हो रहा है तो वहां पर, और वेरिएबल में जो चेंज आ रहा है ना वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। वेरिएबल में जो चेंज आ रहा है वो नॉन लीनियर रिलेशन है, तो उसमें से लीनियर को ढूंढ लेंगे, और लीनियर को ढूंढने के लिए हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। आपको मालूम है इक्वेशन बनाने के दो तरीके हैं, आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो और आप नॉर्मल इक्वेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हम लोग यहां पर ना, हालांकि इसको भी यूज कर सकते हो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसको ना यूज करके नॉर्मल इक्वेशंस को यूज करके उस डाटे में से हम ये वाली लाइन y ऑन x की लाइन बना लेंगे। नॉर्मल इक्वेशन कौन सी रहेगी जो यूज करनी है हमने? यहां पर जो नॉर्मल इक्वेशन रहेगी समीशन, अब देखो अगर आपको रिग्रेशन एनालिसिस पूरे तरीके से आता है तो यहां पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। समीशन y इज इक्वल टू NA समीशन B समीशन x, समीशन xy A समीशन x प्लस B समीशन x स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपके पास A और B की वैल्यू आ जाएगी, आप इक्वेशन में पुट कर लीजिए, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। जब जब आप x की वैल्यू भरोगे आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। यहां आपको ट्रेंड लाइन भी बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा आपके पास उस ईयर का रिजल्ट आ जाएगा। आइए मैं करके दिखाता हूं। यहां पर इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है आपने, चलते हैं। ये देखिए, ये आपके पास ईयर है, ईयरली डाटा है 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 एंड 2010। फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड टू द फॉलोइंग डाटा बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड एस्टिमेट द सेल फॉर द ईयर 2012। 2012 की सेल को आप एस्टिमेट करोगे, किसको? 2012 की सेल को आपने एस्टिमेट करना है। तो ईयर को हम, आपको याद है 1 2 3 4 5 6 7 लेते हैं, ईयर को मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6। इन्होंने ईयर को 1 2 4 5 नहीं लिया, इन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया। क्या किया? ईयर को, इसको जीरो मान लिया, बीच वाले ईयर को थोड़ा इजी करने के लिए, ठीक है, इसको उन्होंने जीरो मान लिया, इजी करने के लिए किया है। सॉल्यूशन सौखा हो जाता है इससे कि आप ऐसे करते हो, तो अगर आप 1 2 3 4 5 करके चलोगे तो भी क्लियर। तो ये 2007 हो गया, पिछला ईयर माइनस 0.5 हो गया, और इससे और 2006 हो गया, ऑफकोर्स 1.5 साल का फर्क हो गया, यहाँ पर माइनस 1.5 हो गया, और यहाँ ऑफकोर्स 2.5 साल का अंतर हो गया तो माइनस 2.5 हो गया। यहाँ से 2008 आधा साल ऊपर चला गया तो 0.5 हो गया। यहाँ से 2009 1 साल ऊपर चला गया, 1.5 साल ऊपर चला गया, अब 1.5 साल ऊपर गया तो 1.5 पॉजिटिव ही हो गया, यहाँ पे 2.5 साल है, ठीक है। तो ताकि इजी रहे, इक्वेशन सॉल्व करनी आसान रहे, इसलिए हमने किया है। हालांकि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मैं आपको बता दूं, ईयर सेल, ईयर को आप x लोगे और सेल को आप लोगे y। 1 2005 को 1 लो, 2006 को 2 लो, और 2007 को 3 लो, 2008 को 4 लो, 2009 को 5 लो, और 2010 को 6 लो, और ये आपके पास 70 आ गया, 80 आ गया, 96 आ गया, 100 आ गया, 95 आ गया, और
14 आ गया। अब आपको सॉल्व करनी कौन सी इक्वेशन, ध्यान दो, आपको सॉल्व करनी है समीशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर। आपको ये सॉल्व करना है। अब आपको चाहिए क्या, देखो एक्स आपके पास है और सेल आपके पास है, तो आपको इसका टोटल चाहिए। एक तो इसका टोटल क्या बनेगा, 555 बन गया, और दूसरा आपको चाहिए एन ए तो पता लग जाएगा, एक्स का टोटल चाहिए। अब देखो अगर मैं इस पैटर्न से करता हूं, इस पैटर्न से, तो ये 0 बन जाता, लेकिन अब ये 0 नहीं बनेगा। 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 तो 21 हो गया। ओके, अब हमें चाहिए एक्स वाई भी चाहिए और एक्स का स्क्वायर भी चाहिए। तो एक्स का स्क्वायर 1 4 9 16 25 36, और हमें एक्स वाई भी चाहिए, तो 70 160 96 इंटू 3 288, 16 इंटू 4 64, 125 180 216, इसका टोटल भी चाहिए और इसका टोटल भी चाहिए। ये सब करने के बाद इस सारे डाटा को आप इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए और आपके पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। अब आपकी इक्वेशन बन जाएगी ए प्लस बी एक्स। अब उन्होंने बोला कि 2012 की वैल्यू निकालनी है। देखो 2010 को मैंने 6 माना है ना, 2010 को मैंने 6 माना है, तो 2011 को मैं मानूंगा 7 और 2012 को मैं मानूंगा 8। तो x की जगह 8 पुट कीजिए, b की वैल्यू आपको पता है और a की वैल्यू पता है, और यहां से आप क्या निकालोगे, सेल की वैल्यू आ जाएगी 2012 की। आपका आंसर सेम आएगा, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, यू गेट द सेम आंसर। ये तरीका जो इन्होंने अपनाया है वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ चीजों को ईजी करने के लिए अपनाया है, ताकि जीरो हो जाए। देखिए 0 बन गया, ज्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो आप भी पेपर में अगर क्वेश्चन आया, वैसे तो ऐसा क्वेश्चन आने नहीं वाला, लेकिन आप भी ऐसा तरीका फॉलो कर सकते हैं जिससे चीजें आसान हो जाए। ओके जी, क्लियर, इसका लॉजिक आपको क्लियर है। ईयर आपके नॉन लीनियर डाटे में से लीनियर रिलेशन ढूंढ लिया इन्होंने इस इक्वेशन के थ्रू, और लीनियर रिलेशन क्या होता है, वो सेक्युलर ट्रेंड वाला ही तो लीनियर रिलेशन होता है। यही तो हम पिछले मेथड में भी कर रहे हैं। एवरेज लेने का मतलब क्या था, एवरेज लेने का मतलब यही था कि लीनियर रिलेशन ढूंढना है। इवन अगर आप पहला ग्राफिक मेथड की बात करोगे, फ्री एंड कर्व की बात करोगे, उसमें भी हम लोगों ने लाइंस प्लॉट करके उनमें से लीनियर लाइन बना ली थी, वही की थी। और अगर आप सेमी एवरेज मेथड की बात कर रहे हो, उसमें भी हम एवरेज लेके क्या कर रहे थे, लीनियर रिलेशन ढूंढ रहे थे, स्ट्रेट लाइन बनाई थी हम लोगों ने। और मूविंग एवरेज में भी हम लोगों ने नॉन लीनियर डाटे में से लीनियर लाइन बनाई थी। और यहां पर भी हम लोग मैथमेटिकल तरीके से रिग्रेशन एनालिसिस के कंसेप्ट से, लीस्ट स्क्वायर के मेथड से, लाइन ऑफ बेस्ट फिट के मेथड से हम लोग रिग्रेशन लाइन ढूंढ रहे हैं गिवन डाटे में से। और रिग्रेशन लाइन बनाने का मतलब लीनियर लाइन ढूंढ रहे हैं गिवन डाटे में से, और लीनियर लाइन बनाने के लिए आपको रिग्रेशन एनालिसिस का ही कंसेप्ट हमने यूज किया। यहां पर बनेगा हमेशा y ऑन x, क्यों, क्योंकि y वेरिएबल जो होगा वही डिपेंडेंट वेरिएबल, और x इन एवरी केस इंडिपेंडेंट ही रहने वाला है। यहां x ऑन y कभी भी इक्वेशन नहीं बनेगी, हमेशा y ऑन x बनेगी। अब उस इक्वेशन को, वही कंसेप्ट है, नॉन लीनियर में से लीनियर के कंसेप्ट को ढूंढने के लिए हमारे पास दो कंसेप्ट है, एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट का आप इस्तेमाल कर सकते हो और दूसरा आप नॉर्मल इक्वेशंस का इस्तेमाल कर सकते हो। रिग्रेशन कोएफिशिएंट का जो कंसेप्ट है थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए यहां पर हम उसका यूज नहीं करते, हम लोग नॉर्मल इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको याद होगा नॉर्मल इक्वेशंस y ऑन x के केस में ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। अब x आपके ईयर दिए होते हैं, तो x को आपने 1 2 3 4 5 6 अज्यूम कर लेना है। आप किसी को भी 0 किसी को भी 1 अज्यूम कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मिडिल वाले ईयर को अगर आप 1 अज्यूम करोगे या 0 अज्यूम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कैलकुलेशन जो हो जाती है वो ईजी हो जाती है। और ऑफकोर्स वेरिएबल जो आपका वो y रहेगा, तो उनको सॉल्व करके a आपका स्टार्टिंग पॉइंट पता चल जाता है, इंटरसेप्ट पता चल जाता है, और b आपका एनुअल चेंज आता है, लीनियर एनुअल चेंज आ जाता है। और ऑटोमेटिकली जब आप उसको इक्वेशन में बनाओगे, जब जब x की वैल्यू पुट करोगे तब तब आपके पास y की वैल्यू आती जाएगी। तो दिस इज लाइन ऑफ बेस्ट फिट एंड दिस इज द लीस्ट स्क्वायर मेथड। ओके सर, तो चारों मेथड मैंने आपके साथ टाइम सीरीज डाटे के डिस्कस कर लिए हैं। ये रिग्रेशन एनालिसिस और टाइम सीरीज डाटे में जो कॉमन पॉइंट है मैं आपको शुरू में बता चुका हूं। रिग्रेशन में भी हम प्रेडिक्शन करते हैं बट रिलेशंस का इस्तेमाल करके, लेकिन टाइम सीरीज डाटे में
पुराने टाइम को स्टडी करके, उनके ट्रेंड को स्टडी करके, उनको एनालिसिस करके हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। यहां पे 4 मेथड है, रिग्रेशन इक्वेशन में 2 इक्वेशन बनती है, यह 4 मेथड है ट्रेंड को प्रिडिक्ट करने के। एक फ्री एंड कर्व है, सेमी एवरेज है, लीनियर ट्रेंड को प्रिडिक्ट करने के सेमी एवरेज मेथड है, और दूसरा आपके पास मूविंग एवरेज मेथड है, फ्री हैंड कर्व है, और लीस्ट स्क्वायर मेथड है। इससे हम लोग लीनियर ट्रेंड को प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ओके सर, अगला आप एग्जांपल देख लीजिए। ये देखिए यहां पर इन्होंने 0 बीच वाले ईयर को 0 दे दिया। यहां पर क्या था, आपके जो ईयर थे ना वो ऑड है, तो बीच वाले को 0 दे दिया, पिछले को -1 दे दिया, उससे ईजी हो जाता है। इससे उससे पिछले को -2 कर दोगे, उससे पिछले को -3 कर दो। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने बोला 1 3 4 5 6 7। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या आती है ना, इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ये 0 हो जाएगा। यहां पर इजी हो जाता है सॉल्व करना, समीशन x 0 हो जाता है तो इक्वेशन जल्दी सॉल्व हो जाती है, बाकी चीजें सेम है। तो ये भी आपका होमवर्क है, आपने एक बार देख के आना है। ये भी आपका होमवर्क है, या सीजनल ट्रेंड निकालने हैं मूविंग एवरेज से। ये वेटेड मूविंग एवरेज है। वेटेड मूविंग एवरेज में क्या होता है कि हम लोग ईयर्स को वेट दे देते हैं कि कौन सा ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो आपका वेटेड एवरेज निकल जाएगा। अभी तो हम सब ईयर्स को बराबर कर रहे थे, यहां पर सारे ईयर्स बराबर नहीं है, उनको वेट दिया जाता है। देखो पहले साल को वेट दिया इन्होंने 5 ईयर मूविंग एवरेज है ना, 5 ईयरली 1 1 2 आई थिंक 2 1 होगा, हाँ 2 1, ये 5 है, इसको ठीक कर लेना। तो अभी तक तो क्या कर रहे थे, सारे सालों को आप बराबर ट्रीट करके जोड़ रहे थे। यहां पर हर ईयर्स को हम लोग अलग वेट दे देते हैं। पहले साल को वेट देंगे 1, दूसरे साल को 1 देंगे, तीसरे साल को 3 देंगे, चौथे साल को 2 देंगे, और 5वें साल को 1 देंगे। तो जब आप टोटल करोगे ना, तो आपने पहले ईयर को उसके वेट से मल्टीप्लाई करना है, फिर टोटल करना है, और जब आप एवरेज लोगे ना तो इस वेट के टोटल से आप डिवाइड करोगे। वेटेड एवरेज आपको निकालनी आती है। मैं दोबारा बता रहा हूं, पहले क्या हो रहा था, 5 ईयरली मूविंग अगर आप ले रहे हो तो आप सारी ईयर्स को बराबर ट्रीट करते थे, पांचों को जोड़ा, 5 से डिवाइड किया, एवरेज आ गई। अब क्या कर रहे हो कि हर ईयर को उसके वेट से मल्टीप्लाई करोगे, जोड़ोगे, टोटल आएगा, और फिर जब वेट से डिवाइड करोगे फिर आपके पास वेटेड एवरेज आएगी, उसको कंसीडर करना है, बाकी कोई फर्क नहीं है। यहां पर मैंने आपको बताई दिया ये चीज 1 मिसिंग है, तो आप कर लेना इसको ठीक। ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। ये होमवर्क है सारे आपके, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप देखो ना, आपको ये क्वार्टरली डाटा दिया हुआ है, अज्यूमिंग नो ट्रेंड कैलकुलेट सीजनल वेरिएशन इंडाइसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। क्लियर करके देखना, समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा, आपके मन में ना सवाल आएगा कि सर ये इतने इतने बड़े सॉल्व करने पेपर में आएंगे। नहीं, इतने बड़े बड़े सॉल्व करने आपको पेपर में नहीं आएंगे। आपको पेपर जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव बेस ही आएगा। तो अगर आप इनको नहीं भी सॉल्व करोगे तो कोई बड़ा इशू नहीं है, बट कंसेप्ट आपको समझना है। पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव ही आएगा, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं आएगा। लेकिन मेरा काम था आपको मेथड समझाना, वो मैंने आपको समझा दिया है। इसी के साथ ही हमारे चारों मेथड्स टाइम सीरीज के खत्म होते हैं। कल की क्लास में टाइम सीरीज में तभी रिपीट करूंगा जब मुझसे आप डाउट पूछोगे, अदरवाइज हम कल इंडेक्स नंबर पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको होमवर्क दिए हैं यहां से लेके ये वाले क्वेश्चन 7th ट्राई कर लेना। ये भी होमवर्क है, ये वैसे मैंने बता दिया आपको। आप इन 7 से लेके कितने क्वेश्चन है देखो होमवर्क में, सॉल्व है 5-6 क्वेश्चन आपके होमवर्क में। तो आपको ये सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। जस्ट एक बार गो थ्रू हो जाना ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए अच्छी तरह से कि सॉल्व कैसे करना है। पेपर में हालांकि इनको सॉल्व करना ऐसा सच नहीं आएगा, पेपर ऑब्जेक्टिव ही होगा। तो आज इतना ही। चारों मेथड मैंने टाइम सीरीज के आपके साथ डिस्कस कर लिए। आप कल इसकी क्लास तभी मैं लगाऊंगा जब आप मेरे से डाउट पूछोगे।
अगर आप इसकी डाउट नहीं पूछने वाले कल की क्लास में, तो कल मैं आपको इंडेक्स नंबर आपके साथ डिस्कस करूंगा और कल का हमारा टॉपिक इंडेक्स नंबर होगा। तो आज इतना ही, थैंक यू सो मच।